हेलो एंड वेलकम टू स्टडी वर्डी। मेरा नाम है अविनाश सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। उससे पहले हम लोग जान लें कि इंटरनेशनल रिलेशंस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जीएस मेंस पेपर 1 के ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है। साथ ही जीएस मेंस में पेपर 3 इंटरनेशनल इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, चैलेंजेस इन बॉर्डर मैनेजमेंट, आईआर रिलेटेड एसे एंड पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए ये हेल्पफुल है। उसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि जो यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम दे रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि यूपीएससी सीएपीएफ में डिफेंस और आईआर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो स्टूडेंट्स बीए, एमए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस से, उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है द एज ऑफ कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन का युग का शुरुआत कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1453 में मॉडर्न वर्ल्ड का स्टडी शुरू हुआ। और 1453 के समय ऐसा होता था कि चर्च ह्यूमंस के बिहेवियर को कंट्रोल किया करता था। किस तरह से कंट्रोल किया करता था? जैसे आदमी जो भी करता था वो चर्च जो बोलता था वही करता था। जैसे एक सलमान खान का मूवी था, जीजा जी बोलेंगे जो बोलेंगे वो मैं करूंगा, उसी तरह से जो चर्च बोलेगा वैसे ह्यूमंस करेंगे। आगे देखते हैं। उस समय ये था कि यूरोपियंस जो थे उनका कोई कांटेक्ट नहीं था आउटर वर्ल्ड से। यूरोपियंस का आउटर वर्ल्ड से कांटेक्ट सिर्फ ऑटोमन्स के थ्रू था, और ऑटोमन्स के थ्रू ही यूरोपियंस एशिया से ट्रेड किया करते थे। और उस बीच में ऑटोमन्स ये जो थे ये यूरोपियन से कमीशन अर्न किया करते थे, जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ करता था। साथ ही हम लोग देखेंगे कि जब ऑटोमन्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा तो ये ऑटोमन्स क्या करेंगे कि एक्सपेंशनिज्म शुरू कर देंगे। 29 में 1453 को हम लोग देखेंगे कि ये जो ऑटोमन्स है अपने एक्सपेंशनिज्म और कोलोनियलिज्म के थ्रू क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्स्टेंटिनोपल को कब्जा कर लेते हैं, जो कि बाइजेंटाइनियन एम्पायर का कैपिटल था। इट वाज द कैपिटल ऑफ द बाइजेंटाइनियन एम्पायर। इसके कारण क्या होता है कि जो यूरोपियंस का ट्रेड रूट होता है वो ब्लॉक्ड हो जाता है। यूरोपियंस किसी अदर कंट्री से ट्रेड नहीं कर पाते हैं, एशिया से ट्रेड नहीं कर पाते हैं। इसके कारण यूरोपियंस क्या करेंगे कि दूसरा ट्रेड रूट खोजने की कोशिश करेंगे, और इसी ट्रेड रूट के खोज में वो समुद्र में निकलेंगे। इसी बीच हम लोग देखेंगे कि ये जो चर्च था और चर्च के जो पोप थे ये कहा करते थे कि नो लैंड एंड पीपल एग्जिस्ट अक्रॉस द सी, मतलब कि समुद्र के बाहर, समुद्र के उस तरफ कोई रहता ही नहीं था। उनका बोलने का ये मतलब था। लेकिन जब ये लोग ट्रेड करने के लिए दूसरे लैंड्स पे विजिट करना शुरू करेंगे तो ये बहुत सारे लोगों से मिलेंगे। दे विल इंटरमिंगल विद डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पूरे इंडियन ओशन रीजन में यूरोपियंस अपना ट्रेड रूट खोज निकालते हैं और यहाँ पर ये लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं। इसके साथ ही क्या होता है कि ये जो यूरोपियंस होते हैं इनका ट्रेड एशिया से बना हुआ रहता है। ये रहा इंडिया, आपका चाइना, अरेबिया, दैट इज सऊदी अरेबिया वाला एरिया, और ये अफ्रीका। और जब ये लोग घर जाते हैं तो ये सारे अपने आइडियोलॉजीज को लेके जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि चर्च के बाहर दो लोग मिल रहे हैं, ये दोनों महाशय मिल रहे हैं चर्च के बाहर, और ये क्या कहेंगे, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द नोशंस पॉपुलराइज्ड बाय द चर्च। और चर्च ने क्या नोशन पॉपुलराइज किया था कि आप लोगों को समुद्र क्रॉस नहीं करना है, समुद्र के बाद कोई है नहीं, कोई और कल्चर नहीं है, कोई और ट्रेडिशंस नहीं है, जो है सो हम ही हैं। और उसके बाद ये दूसरा जेंटलमैन बोलता है ओनली एक्सेप्ट रैशनली एंड एम्पिरिकली वेरीफाइड थिंग्स, मतलब कि जो रैशनल लगे, जो वेरीफाइड लगे, जो साइंटिफिक लगे, उसी चीज को हम लोगों को भरोसा करना है। और उससे उसके साथ यहाँ पर डेवलप होगा साइंटिफिक, रैशनल, एम्पिरिकल थॉट प्रोसेस, जिसके कारण रेनेसां का उदय होगा। और इस न्यू मूवमेंट को हम लोग कहेंगे द पीरियड ऑफ रेनेसांस। उसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे अदर रिफॉर्म्स भी होते हैं, जैसे कि बाइबल को लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता है। और जब बाइबल लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होता है तो लोगों को मिलता है डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द नैरेटिव ऑफ द चर्च एंड द वर्ड्स रिटन इन द बाइबल। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कहेंगे कि हमें रिफॉर्म चाहिए। यहाँ देखिए ये जेंटलमैन कितना मेहनत से सोच के अपना बुद्धि लगा के किया है, और ये उसको वार्निंग दे रहा है कि नो, डोंट लिसन टू द चर्च। और ये रहा चर्च, चर्च में आपका ताला लगा हुआ है। और रिफॉर्म होने के कारण हम लोग क्या देखेंगे, रिफॉर्म होने के कारण चर्च की अथॉरिटी को लोग थोड़ा चूना लगेगा, और उसके कारण
सोसाइटी में एक क्राइसिस डेवलप हो जाएगा। सोसाइटी के लोग सोचने लगेंगे कि अगर चर्च पे भरोसा नहीं किया जा सकता है तो किसके ऊपर भरोसा किया जाए। और कुछ साल के बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि एक क्रिश्चियनिटी के अंदर ही प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी बोल के एक नया सेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, उस टॉपिक को हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग यहीं पर आते हैं। और इस क्राइसिस के कारण क्या होगा, बहुत सारा सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगा। सिविल वॉर ये जो स्टार्ट होगा ये 80 साल तक चलेगा और उसके बाद 1648 में द पीस ऑफ वेस्टफैलिया से ये सिविल वॉर खत्म हो जाएगा। सिविल वॉर खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि पूरे एरिया में स्टेबिलिटी बन जाएगा। जब एरिया में स्टेबिलिटी बनेगा तो नेशन स्टेट का राइज होगा, नया नेशन स्टेट्स जन्म लेंगे और वहां पर हम देखेंगे कि वहां के राजा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करेंगे। ये जो स्ट्रांग राजा आएगा ना, ये स्ट्रांग राजा सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चर्च के अथॉरिटी को चैलेंज करेगा। यहाँ देख सकते हैं आप कि ये राजा चर्च को अपने हाथ में उठा के रखा हुआ है और यहाँ पर बोलेगा आई सपोर्ट साइंटिफिक थॉट, रैशनलिज्म एंड मॉडर्निज्म। अब जब राजा साइंटिफिक थॉट, रैशनलिज्म और मॉडर्निज्म को सपोर्ट करने वाला आएगा तो इससे क्या होगा, इससे एक नया इंटेलेक्चुअल मूवमेंट का शुरुआत होगा जिसको कहा जाएगा एनलाइटनमेंट। और ऐसा कहा जाता है कि यूरोप में जब मॉडर्निज्म स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था इंडस्ट्रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट और द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसको हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ये एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं एनलाइटनमेंट के कारण क्या होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा यूरोप में, जिसके कारण और उसी के साथ मोनार्क जो वहाँ के राजा होंगे उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो रहा होगा ट्रेड करने के कारण। तो वो लोग क्या करेंगे, वो कभी कोई अपना प्रॉफिट नहीं छोड़ना चाहेगा। और कोई भी कंट्री पैसा से ही चलता है, बिना पैसे के तो कोई कंट्री चलेगा नहीं। और राजा का जब शासन इतना अच्छा चलने लगेगा तो ये क्या करेगा, ही विल कंटिन्यू कमर्शियल ट्रेड विथ एशिया, ही विल नॉट फॉलो द चर्च, दे विल चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द चर्च। जैसा कि आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा होगा, अगर आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो उसमें आप देखेंगे कि सर्सी लैनिस्टर किस तरह से चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज करती है। और उस समय के सोसाइटी में चर्च का कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। उसके साथ ही जब ये लोग ट्रेड करने लगेंगे तो क्या जरूरत होगा, और ज्यादा रिसोर्सेज का जरूरत होगा, जिसके कारण ये लोग दूसरे लैंड्स को कोलोनाइज करने का कोशिश करेंगे। उसमें भी बोलती है ना, वी नीड टू रूल द 7 किंगडम्स। तो इसी तरह से यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि ये सारे किंगडम्स को रूल करने का कोशिश करेंगे, उन्हें कैप्चर करने का कोशिश करेंगे। हम लोगों को जैसे कि पता है कि ब्रिटेन का कॉलोनी बहुत सारे कंट्रीज पर था, है ना। इंडिया ब्रिटेन का कॉलोनी था, यूएसए ब्रिटेन का कॉलोनी था, अफ्रीका भी ब्रिटेन का कॉलोनी था। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म स्टार्ट किए थे। और इसी के साथ देयर इट विल बी द बिगिनिंग ऑफ कोलोनाइजेशन, यहाँ से कोलोनाइजेशन का शुरुआत होगा। अब आइए देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। जहाँ पर पार्शियल या फुल पॉलिटिकल कंट्रोल किसी भी कंट्री के ऊपर हमला करके या वहां पर अपने लोगों को सेटल करके, अपने सेटलर्स को बैठा के पूरा टोटल कंट्रोल कर लिया जाए और उस कंट्री को पूरी तरह से इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जाए, तो उसे कहेंगे कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म का दूसरा पॉइंट क्या है, एक नेशन मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर कब्जा करेगा और उसके ऊपर रूल करेगा। कोलोनियलिज्म एक प्रैक्टिस है और कोलोनियलिज्म 1500 से 1900 ईस्वी तक चला था। उसके बाद इंपीरियलिज्म पर आते हैं। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है कि अपने पावर से किसी और कंट्री को इन्फ्लुएंस करना। और कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, बाय मिलिट्री फोर्स या फिर एनी अदर मीन्स, किसी भी तरीके से किसी और कंट्री को इन्फ्लुएंस करके वहां पर अपना पावर फैला के रखना। जिस तरह से हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म कहा जाता है ना, ब्रिटेन क्या करता था, रानी के नाम पे, अपने सोवरेन के नाम पे रूल किया करता था। यहाँ देखिए, एक्सरसाइजिंग पावर थ्रू द कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, सोवरेनिटी का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो आप लोग लास्ट लेक्चर देख लीजिए इसके लिए, इससे पहले वाला लेक्चर, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इंपीरियलिज्म क्या है, इंपीरियलिज्म इज एन आइडिया दैट ड्राइव्स द प्रैक्टिस ऑफ कोलोनियलिज्म। और इंपीरियलिज्म स्टार्ट कब हुआ था, 1900 ऑनवर्ड्स से, 1900 ईस्वी से इंपीरियलिज्म स्टार्ट हुआ था।
और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोगों को इंडस्ट्रियलाइजेशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन और एनलाइटनमेंट, इन 3 चीज़ों को, इन 3 कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना होगा। इसके लिए हम अगले लेक्चर में एक नया लेक्चर लेके आएँगे और इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप watching Study Buddy. Thank you for watching Study Buddy. Please like, share and subscribe to the channel if it has been of any help to you.